हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कल की वीडियो में आपके लिए एक्सट्रैक्ट लेके आए थे द लास्ट लेसन चैप्टर 12th क्लास के, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए और एक्सट्रैक्ट लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, तो एक्सट्रैक्ट हमारा क्या कह रहा है? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, यानी हमारा वो बच्चा फ्रांस, जब उसको ये बताया गया कि कल से आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो वो बच्चा इतना डीप सोचने लगा और ये सोचने लगा कि कल से ये जर्मन के लोग इन कबूतरों को यानी पिजन्स को भी जर्मन में गवाएंगे। ऐसा वो लिटिल फ्रांस छोटा बच्चा बोला। ही हैड नॉट हियर्ड एवरीथिंग। टू मी इट सीम्ड दैट दे वुड नेवर बी एबल टू फोर्स द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ऐसा लगा जैसे ये लोग हमारी लैंग्वेज को फोर्स कर रहे हैं, हमको फोर्स करके पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, ये लाइन किसने बोली थी कि पिजन्स को भी जर्मन में गवाएंगे? फ्रांस ने बोली थी। करेक्ट आंसर इज फ्रांस। द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स फ्रांस। ये स्टेटमेंट फ्रांस की क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है? तो ये हमारे फ्रांस का गुस्सा बताती है और उसकी मासूमियत, कि वो गुस्सा है इस बात से कि कल से ये लोग फिर से जर्मन में गवाएंगे। हमारी लैंग्वेज को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। यहां पर बोला गया है, देखो ये लाइन आई है, विल दे मेक दैम। विल दे मेक दैम, क्या वे जर्मन के लोग? तो ये दे कौन है? जर्मन के लोग हैं। तो यहां पर पूछा गया है बेटा कि व्हाट डज द वर्ड दे रेफर टू। ये दे वर्ड किसको रेफर करता है? तो ये गांव वालों को, टीचर्स को, स्टूडेंट, या प्रशियन रूलर? जी, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रशियन रूलर्स को। फ्रांस बिलीव दैट द कॉन्करर्स कुड नॉट। फ्रांस को ऐसा लगता था कि ये जो विजेता लोग हैं, जर्मन के लोग, ये क्या नहीं कर सकते? बताओ, ये हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल भी इरेज यानी यहां से मिटा नहीं सकते। आगे, द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट द थीम। ये एक्सट्रैक्ट हाईलाइट करता है कौन सी थीम को? पेट्रियोटिज्म, देशभक्तिवाद, है ना, एंड लव फॉर लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज के लिए लव यानी प्यार को दिखाता है। आगे फिर हमारे टीचर बोलते हैं, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन। मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है, ऑर्डर आ चुका है, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एल्सेस और लॉरेन ये दो जिले हैं, और इन दोनों जिलों में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर पढ़ाई जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर? इन लाइंस का स्पीकर कौन है? तो ये लाइंस टीचर ने बोली थी, यानी मिस्टर हैमिल। वाई वॉज इट द लास्ट लेसन? ये लास्ट लेसन क्यों था? क्योंकि जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पढ़ाई जाने वाली थी। ऑर्डर कहां से आया था? आपको पता है, बर्लिन से आया था ऑर्डर। आगे, एल्सेस एंड लॉरेन किसके कंट्रोल में चले गए थे? तो एल्सेस एंड लॉरेन अब हमारे जर्मनी यानी प्रशिया के कंट्रोल में चले गए थे। लेकिन हाँ, पहले ये दोनों जिले हमारे किसके कंट्रोल में थे? ये हमारे फ्रांस के कंट्रोल में थे। आगे, द टोन ऑफ द स्पीकर। यहां पर हमारे स्पीकर की टोन कैसी है? तो वो काफी दुखी होकर, इमोशनल होकर एंड सैड होकर ये बात बोल रहे हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर 3, हमारे कवि बोलते हैं, जब लोग एनस्लेव्ड यानी नौकर, सर्वेंट बन जाते हैं, लेकिन अगर उन लोगों के पास अपनी लैंग्वेज को अगर वो अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, यानी अगर लोगों को अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो इसका मतलब दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तो उनके पास अपनी आजादी की, अपने जेल की चाबी है, यानी वो लोग आजाद हैं। ये वर्ड्स किसने बोले थे? ये टीचर ने बोले थे, यानी मिस्टर हैमिल इसका आंसर है। द की टू देयर प्रिजन मतलब क्या है? मतलब उनके पास अपने जेल की चाबी है, मतलब वो लोग फ्रीडम से रह सकते हैं, आजादी से रह सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान से रह सकते हैं। द स्टेटमेंट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस। ये स्टेटमेंट किसकी इंपॉर्टेंस बताता है? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहां पर लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? मतलब कौन सा पोइटिक डिवाइस है? तो यहां पर बेटा कंपैरिजन की गई है, मतलब उनके पास उनके जेल की चाबी है, मतलब उनके पास फ्रीडम है, तो यहाँ कंपैरिजन है। और जब कंपैरिजन होता है तो हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस होता है? मेटाफर। आगे, हमारे स्पीकर कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो अपने नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करती है, यानी सुरक्षित रखती है हमारी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रैक्ट नंबर 4। तो यहां पर लिखा हुआ है, ही हैड द करेज, यानी टीचर के पास इतना करेज था कि वो हर लेसन को अंत तक अच्छे से सुना सके। फिर हमारा राइटिंग सेक्शन के बाद, राइटिंग के बाद हमारा
हिस्ट्री में लेसन आया, ये फ्रांस ने बोला, और सभी बच्चे, सभी बेबीज बा बी बेबी बोबू चैंट करने लगे, बोलने लगे। तो बताओ, हर लेसन को सुनाने का या सुनने का किसके अंदर करेज था? तो मिस्टर हैमिल के अंदर था। व्हाट इज द वर्ड करेज? यहाँ पर करेज का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर करेज का मतलब है स्कूल छोड़ के जाने पर वो इमोशनल थे, लेकिन उनके अंदर करेज था, साहस था। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे, व्हाट वर द यंगेस्ट स्टूडेंट चैंटिंग? छोटे छोटे बच्चे क्या चैंट कर रहे थे? वो अल्फाबेट साउंड चैंटिंग कर रहे थे, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में आते हैं। क्लासरूम का एटमॉस्फियर कैसा था? सीरियस एंड इमोशनल। सब बच्चे और बड़े बूढ़े गांव वाले सीरियस और इमोशनल बैठे थे। ये एक्सट्रैक्ट मेनली क्या दिखाता है? ये एक्सट्रैक्ट दिखाता है यहाँ पर सब बच्चों की या टीचर की इमोशनल फेयरवेल होने वाली थी, और किसकी? फ्रेंच एजुकेशन के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर 5। अक्सर स्कूल जब शुरू होते थे तो वहां पर बहुत ज्यादा बसल शोर होता था, इतना कि बाहर गली में भी सुना जा सकता था। इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी सब बच्चे अपनी डेस्क को कभी खोलते थे, कभी बंद करते थे। लेसन्स को रिपीट किया जाता था एक सुर में। इतना तेज तेज बच्चे चिल्लाते थे कि अपने हाथों को अगर अपने कानों पर रख लिया जाए तब भी अच्छे से समझ में आता था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस आई है ग्रेट बसल में? ग्रेट बसल मतलब होता है बहुत तेज शोर। तो बेटा यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जिसका यूज किया गया है वो है इमेजरी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपको ये सुनाया गया ना कि इतना शोर होता था कि सब बच्चे चिल्लाते थे, तो यहाँ पर एक इमेज बन रही है हमारे दिमाग में। और जब हमारे दादा दादी या हमारे घर वाले हमको कुछ सुनाते हैं तो हमारे दिमाग में सपने, जो हम कभी कभी कहानियां सुनते हैं दादी माँ से, तो हमारे दिमाग में जो भी इमेज बनती है, तो उस इमेज बनती है तो उसको इमेजरी बोला जाता है। आगे, व्हाई डज फ्रांस डिस्क्राइब द यूजुअल एटमॉस्फियर ऑफ द स्कूल? यानी उसने अपने स्कूल का अक्सर वाला एटमॉस्फियर क्यों डिस्क्राइब किया है? तो वो कंपेयर कर रहा था यहाँ उस शांत वाले एटमॉस्फियर को किससे? अनयूजुअल साइलेंस ऑफ द डे। मतलब अक्सर उसके स्कूल में शोर होता था, लेकिन उस दिन अनयूजुअल साइलेंस था। इन दोनों चीजों का वो क्या कर रहा है? कंपेयर। इसलिए उसने बताया है। यहाँ पर एक फ्रेज आई है, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। सब बच्चे अपने लेसन को एक साथ रिपीट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? कलेक्टिव लर्निंग, एक ग्रुप में सब बच्चे पढ़ रहे थे। आगे, द एक्सट्रैक्ट इज नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सट्रैक्ट यहां पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है? उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है। द कॉन्ट्रास्ट क्रिएटेड इन द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट। यहां पर ये एक्सट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करता है? तो इसमें बताया गया है बेटा लास्ट लेसन का सिग्निफिकेंस, यानी सिग्निफिकेंस माने होता है इंपॉर्टेंस। इस एक्सट्रैक्ट में लास्ट लेसन का इंपॉर्टेंस बताया गया है। आगे देखो, फिर बच्चा बोलता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने उम्मीद की थी क्लास में कॉमोशन यानी शोर होगा तो मैं अपनी डेस्क पे बिना दिखे पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन सब कुछ एकदम क्वाइट शांत था, संडे मॉर्निंग की तरह। आ जाइए। तो यहां पर हमारे क्यों फ्रांस ने एक्सपेक्ट किया था कॉमोशन? उसने शोर क्यों एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि वो लेट हो रहा था और लेट होने से पनिशमेंट से उसको बचना था, तो वो उम्मीद कर रहा था कि स्कूल में शोर होगा और मैं बच जाऊंगा। यहाँ पर एक कंपैरिजन, तुलना की गई है कि शांत था संडे मॉर्निंग की तरह। ये किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा जब हम तुलना करते हैं ना कि उस दिन का डे एकदम साइलेंट था संडे की तरह, और जब हम कंपैरिजन करते हैं बीच में अगर एज या लाइक लगा है, एज या लाइक लगा है, तो ये हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ये सिमली है। और अगर बिना एज और लाइक के हम दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर। क्या बोलते हैं? मेटाफर। आगे, फ्रांस एक्सपेक्टेशन वाज डिफीटेड। फ्रांस की उम्मीदें हरा दी गई, खत्म हो गई। क्यों? बिकॉज वहां पूरा एटमॉस्फियर एकदम साइलेंट था। मतलब उसकी उम्मीद क्या थी? स्कूल में शोर होगा, मैं बिना किसी के नोटिस किए क्लास में घुस जाऊंगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उस दिन खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फियर क्लास का एकदम क्या था? साइलेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस फीलिंग्स एट दिस मोमेंट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब। यानी जो फ्रांस लड़का है उसकी फीलिंग्स को कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया गया? वो लड़का एक्साइट था? नो, एक्साइट तो नहीं था, डरा हुआ था। रिलीफ, उसको आराम मिल रहा था? नहीं। गुस्से में था? वो क्या था? वो नर्वसनेस, बहुत ज्यादा नर्वस था।
द अनयूजुअल साइलेंस फॉर शेडो। यहां पर जो अनयूजुअल साइलेंस थी वो किसकी वजह से थी? क्योंकि छुट्टियां होने वाली थी? नहीं। स्पोर्ट्स इवेंट था? नहीं। सेलिब्रेशन? नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला था। अनाउंसमेंट ये था कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह, इसीलिए क्लास एकदम साइलेंट थी। आगे फिर हमारे टीचर एक चीज से दूसरे टॉपिक पर गए, फिर वो बात करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज की और बोले फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्लियर है एंड सबसे ज्यादा लॉजिकल है। तो यहां पर एम हैमिल के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज कैसी थी? ब्यूटीफुल थी, क्लियर थी एंड लॉजिकल लैंग्वेज थी। आगे व्हाई डिड एम हैमिल प्रेज? प्रेज माने होता है तारीफ करना, इसका सिमिलर भी आप लिख सकते हो। एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज की इतनी ज्यादा तारीफ प्रशंसा क्यों करते हैं? बताइए। क्योंकि उनका उस लैंग्वेज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था और वो अपने उस अटैचमेंट को और ताकत दे रहे थे। भाई अपनी लैंग्वेज से हर इंसान का अटैचमेंट रहता है और अपनी लैंग्वेज की तारीफ तो बनती है, बस यही है। हमारे स्पीकर यानी टीचर का एटीट्यूड अपनी लैंग्वेज के लिए कैसे बताओगे आप? बताओ कैसा था? इंडिफरेंट, काफी उदासीन था, क्रिटिकल था, ह्यूमरस मजाक था, या एकदम देशभक्ति दिख रही थी? तो यहां पर हमारे टीचर की उस लैंग्वेज के लिए क्या दिख रही थी? देशभक्ति दिख रही थी भाई। आगे द फ्रेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये क्या दिखाती है? कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, मतलब दुनिया में सब जगह हमारी लैंग्वेज की वैल्यू है। तो ये दिखाती है अपने नेशन पर प्राइड, अपने देश पर गर्व करना। ये एक्सट्रैक्ट कंट्रीब्यूट करता है मेनली कौन सा थीम बताता है? ये बताता है एक्सट्रैक्ट किसी इंसान का प्यार अपनी लैंग्वेज के लिए और अपने कल्चर के लिए। नेक्स्ट, ओ दैट इज अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। टीचर बोलता है जब वो फ्रांस से बोलता है, हाँ भाई पढ़ के आए हो? तो फ्रांस बोलता है मैं अपना पार्टिसिपल्स टॉपिक तैयार करके नहीं आया हूं। तब टीचर बोलते हैं यही तो प्रॉब्लम है हमारे एल्सेस, हमारे जिले की। ये जिला पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमारा ये जिला कल से सीखने को बोलता है। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? हमारे टीचर ने। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट क्रिटिसाइज? ये स्टेटमेंट किसकी आलोचना करती है? तो ये काफी आलसीपन बताती है पढ़ने में, क्योंकि एल्सेस के लोग ये बोलते थे कल से पढ़ेंगे, तो ये आलसीपन बताती है किसी भी चीज को सीखने में। यहां पर शी किसको बोला गया है? एल्सेस जिले को शी बोला गया है, फीमेल बताया गया है। स्टेटमेंट इंप्लाई करता है लोगों की, अक्सर कि लोग क्या करते हैं, लोग अपनी अपॉर्चुनिटी जो उनको अवसर मिलते हैं उनको ओनली कब वैल्यू करते हैं? लॉस करने के बाद, मतलब जब उनकी लैंग्वेज जाने वाली है अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारे लैंग्वेज की वैल्यू क्या है, ये बताया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच थीम इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड? इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट थीम है? यहां पर उन लोगों को अपनी चीजों पर रिग्रेट है कि हमने पढ़ नहीं पाया और वो अपने अपॉर्चुनिटीज को खो चुके हैं, यानी करेक्ट आंसर इज रिग्रेट एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आगे देखो, उसके बाद हमारे टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चॉक ऑफ पीस, पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया एंड सब कुछ सहते हुए उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया वीवे ला फ्रांस। बताओ वीवे ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से अभी जाके, वो आधे आधे घंटे के 2 पार्ट में वीडियोस हैं, अभी जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद एक्सट्रैक्ट लगाइए। और हाँ, इन एक्सट्रैक्ट से पहले मैं ऑलरेडी आपके साथ 45 या 50 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वहां जाके आप आराम से देख सकते हो। व्हाई डिड एम हैमिल राइट दीज वर्ड्स? एम हैमिल ने ये शब्द क्यों लिखे हैं? बताओ क्यों लिखे थे? अपने देशभक्ति और अपने रेसिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब वो देशभक्ति दिखा रहे थे और अपना विरोध दिखा रहे थे कि भाई मैं इस लैंग्वेज का विरोध करता हूं, जर्मन लैंग्वेज का। तो यहां पर उन्होंने ये चीज जो बोर्ड पर लिखी थी वीवे ला फ्रांस, ये क्या सिंबलाइज करती है? ये बताती है उनको अपने नेशन पर प्राइड था, यानी गर्व था एंड होप था। क्योंकि लॉन्ग वीवे ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये भी बताया है, वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो उनको अपने देश पर काफी गर्व था। आगे देखो, एम हैमिल व्हाट वाज एम हैमिल अनेबल डू आफ्टर राइटिंग द वर्ड्स? इन शब्दों को लिखने के बाद हमारे टीचर किस चीज में असमर्थ थे? तो वो कुछ भी बोल नहीं पाए क्योंकि वो बहुत इमोशन हो गए, उनके मुंह में आवाज नहीं निकली, समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज ने उनको चॉक कर दिया। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा,
ये एक्सट्रैक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके क्लाइमेक्स को। तो यहां पर उन बच्चों का इमोशनल फेयरवेल लेसन था। ये क्या था उनका, एक लास्ट फेयरवेल लेसन था। इसके बाद हमारी जर्मन लैंग्वेज आने वाली थी। तो ये अभी तक के हमारे टोटल एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को लेके आने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी इसको बेनिफिट ले सकें, आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके रिलेटिव्स वगैरह, और इसका आउटपुट मुझे भी मिल सके। धन्यवाद।